जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। चूंकि मैं अभी कबीर को पढ़ रहा हूं तो कबीर मेरी बात में आना स्वाभाविक है। और कबीर दास जी को कैसे पता चल गया इतने साल पहले कि ये भारतीय चिंता मुक्त होने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने हम भारतीयों के लिए एक जबरदस्त दोहा लिखा। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यानी आज की तारीख में टेंशन बहुत बड़ी समस्या है। सर टेंशन नहीं है, मेरी पत्नी बहुत ही शांत स्वभाव की है, मुझे सब कुछ करने देती है। मेरे माता पिता मेरा और मेरी पत्नी का बहुत ख्याल करते हैं। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं और हमारी सुनते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा अगर परिवार है तो फिर काहे की चिंता। रात को 11 बजे जब आप अपने बिस्तर पर जाकर लेटते हैं, क्या आपको लेटते ही 2 मिनट के अंदर नींद आ जाती है? 70% 70% भारतीयों के साथ ऐसा नहीं होता कि वो बिस्तर पर जाएं और 2 मिनट में सो जाएं। क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता आती है, रात को आती है। और भारतीय, मैं किस चिंता की बात कर रहा हूं वो भी आप समझिए। मैंने घर परिवार की तो चिंता ही नहीं रखी आपकी। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना बीबी का टेंशन है, ना बच्चों का टेंशन है, ना माँ बाप का टेंशन है। ये टेंशन ही अलग है। 70% भारतीय, मैं कह रहा हूं मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग दोनों की चिंता की बात कर रहा हूं मैं। लोअर मिडिल क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके पास तो और भी बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। तो आइए जरा आज हम इन चिंताओं की बात करें और इन चिंताओं के समाधान की बात करें, ताकि जब हम रात को सोएं तो 2 मिनट के अंदर नींद आनी चाहिए। आइए, सबसे पहली बात, आज 94% लोग सिर्फ इस चिंता से ग्रस्त हैं कि अगर अचानक मेडिकल का खर्च आ गया तो क्या करूंगा। अरे जॉब सिक्योरिटी और ईएमआई से भी ज्यादा टेंशन मुझे आज हॉस्पिटल के दरवाजे पर नहीं जाना है। क्योंकि एक बार हॉस्पिटल का दरवाजा खुला तो 1 लाख रुपया तो वो काउंटर पे जमा करवा लेता है और कम से कम एक ही मेडिकल का बिल 6 लाख 7 लाख या 8 लाख क्रॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर अभी कुछ बढ़ा है तो मेडिकल इन्फ्लेशन 14% क्रॉस कर चुका है। मेरी और आपकी सेविंग जो हमने इमरजेंसी फंड बना करके रखी है, वो सेविंग अकाउंट में 2 से 3% से बढ़ रही है, फिक्स डिपॉजिट में 6 से 8% से बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड में 10 से 12% से बढ़ रही है। लेकिन मेडिकल की महंगाई 14% से बढ़ रही है। भाई साहब, बचत का करूं क्या। और सबसे बड़ी बात ये कि परिवार में किसी की भी उम्र घट नहीं रही है, उम्र बढ़ रही है। और उम्र बढ़ेगी, भगवान ना करे कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल जाने की संभावनाएं तो बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पर पहुंच चुका है। मेरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू 10 से 12% तक दे रहे हैं। तो ये 3% हर साल का जो गैप है, ये मैं कहां से भरूं। और ये तो मैंने एक बात की। और परिवार में एक ही आदमी एक समय पर बीमार पड़ेगा, इसका क्या भरोसा। क्योंकि हम भारतीय ग्रह नक्षत्रों और ग्रह दशाओं पर भी विश्वास करते हैं कि भाई हमारे तो सभी तरफ से मुसीबतें आ गई।
ये बात आपको हर चौथा आदमी बोलता हुआ मिलता है कि दादा समय खराब चल रहा है, मुसीबतें आई तो सारी एक तरफ से आ गई। तो प्रभु 94% भारतीय आज भी इसी टेंशन में है कि मेडिकल का बिल आ गया तो करूंगा क्या। सर ये आप है ना फालतू की बातें कर रहे हो ना, आप ये अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रहे हो हमको डराने के लिए। दादा टाटा एआईजी कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोटेक्शन पल्स 2026 सर्वे अगस्त 2026 की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, फैक्ट और फिगर्स के साथ बात करता हूं। नाम मेरा है सी असीम त्रिवेदी, नाम के आगे लगे दो शब्द चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने आपको इतनी बार बोला है मैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। मेरा काम इस भारत के हर नागरिक की चिंता को मिटाना है ज्ञान के द्वारा। मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी क्रांति अभियान चालू हुआ है 6 महीने पहले और वो अनवरत आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। नाउ एक्शन टिप क्या है? हेल्थ कवर चेक किया। आज आप अपने ऑफिस में जाइएगा और ऑफिस में जाके अपने कुलीग से पूछिएगा कि क्यों रे ऑफिस के हेल्थ कवर अपने को जो दिया है उसके क्या नियम कायदे कानून है। ब्लैंक। कितने तक का पैसा अपने को मिल जाएगा? ब्लैंक। किस किस हॉस्पिटल के साथ अपने ऑफिस के इंश्योरेंस कवर का टाई अप है? ब्लैंक। क्या अपने फैमिली मेंबर का भी टाई अप उस ऑफिस के अंदर शामिल है? ब्लैंक। क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और नौकरी छोड़ने के बाद नई नौकरी ज्वाइन करूंगा तो नई घोड़ी नया दाम में मुझे जो इंश्योरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ब्लैंक। ये मालूम है कि नया आईफोन कितने का आ रहा है और उसकी क्या रैम है और उसकी क्या मेमोरी है और उसका क्या है और क्या नहीं है। ये मालूम है कि किस पिक्चर ने कितने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। ये मालूम है, सब मालूम है। अपनी बात नहीं मालूम है बस। सबको सब मालूम है लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं मालूम है और हम कुछ पता करना चाहते भी नहीं है। क्यों? चिंता में रहना। रात को दो सोने के पहले अगर अपने को ऐसी चिंता विंता नहीं आया ना तो मजा नहीं आता। गजब क्या लाइफस्टाइल है भाई साहब। अपना मेडिकल प्रोटेक्शन प्लान आपने देखा नहीं, खुद ने किया नहीं, खुद का किया हुआ पता नहीं, पता तो ये पता नहीं कहां कहां कितना कितना क्या क्या लगेगा। एक ब्रोकर आया बेच गया चला गया, आपने भी बेच के ले लिया, आप हॉस्पिटल में पड़े हैं सोच रहे साला प्लान तो मिला ही नहीं। हॉस्पिटल में ठीक होने की चिंता करो, हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने से क्या मतलब। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ हॉस्पिटल तो पहुंचे ही नहीं है, पहुंचने के पहले की चिंता खाई जा रही है। तो अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लो ना, लगा दो थोड़े पैसे। मत जाओ 1 महीने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने। जितने का डिफरेंस आ रहा है ना 3,000 रुपए का तुम्हारा, उस 3,000 रुपए में तुम्हारा कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा कभी सोच के देखना। सर यार आज तो आप तो खुद ही डांटने के मूड में हो, तो क्या करूं? 94% लोग ऐसे ही हैं, रोए जा रहे हैं, चिंता में मरे जा रहे हैं, डिप्रेशन की गोली खानी पड़ रही है। अरे यार पागल आदमी डिप्रेशन की गोली क्यों खा रहा है भाई? इंश्योरेंस ले ले। डॉक्टर को देने को तैयार हूं मैं, साइकाइट्रिस्ट को देने को तैयार हूं मैं, इंसोम्निया की गोलियां खाने को तैयार हूं मैं, लेकिन मैं अपनी चिंताएं कम करने को तैयार नहीं हूं। करो ना कम चिंता, लो ना हेल्थ इंश्योरेंस। है ना ऑफिस का, अरे ऑफिस का क्या हेल्थ इंश्योरेंस है, जाके एक बार चेक तो कर भाई, फालतू बात है। नेक्स्ट, ईएमआई का जाल। 60% भारतीय परिवार अपनी लगभग पूरी सैलरी ईएमआई चुकाने में खर्च करते हैं और 40% भारतीय पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं। द ट्रिब्यून सर्वे अगस्त 2026। क्या है ये? क्या हो रहा है? लोन लेने वाले 60% भारतीय परिवार अपनी ईएमआई लगभग पूरी, अरे वाले सर इनको बैंक देगा कैसे पैसे? लगभग पूरी ईएमआई कैसे बन गई इनकी?
बैंक के भी तो अपने नॉर्म्स हैं। अरे ये जादूगर हैं, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरी इनकम सैलरी से तो इतनी है, मेरी बिजनेस और अदर सोर्सेस की इनकम भी बताओ, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा बनाओ कि मैं बैंक को दूं तो बैंक मेरे को ये मकान खरीदने के लिए ये ईएमआई दे दे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है दादा तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम इतनी ही ईएमआई लो, 40% से ज्यादा मत बढ़ने दो। नहीं, अरे चटनी रोटी खा लेंगे, घर अपना चाहिए और घर अपना मुताबिक चाहिए। वो चटनी रोटी कोई खवाती नहीं, फालतू बातें करते हैं। और ईएमआई वो 60%, 70%, 80% के बराबर की ईएमआई कर लेते हैं और फिर रात को जब सोते हैं तो सोते समय आता है कि ईएमआई तो चली गई, लेकिन अब बच्चे ने अगर कोई फरमाइश कर दी तो क्या करेंगे, अगर बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे। पहली चिंता को मल्टीप्लाई करती है दूसरी चिंता, यानी ये ईएमआई का बोझ अपनी जगह है और उसमें एक चिंता तो पहले से ही जुड़ी हुई है कि भैया अगर बीमार पड़ गए तो अभी तो ईएमआई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल कहां से लेके आ पाएंगे। क्या कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस है नहीं, ईएमआई आपने 80% के बराबर कर ली और जब लोन चुकाने का मौका आया तो क्रेडिट कार्ड का जाल खेल दिया, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर एक फोन आ गया, भैया यहां से बोल रहे हैं, इस फाइनेंस से बोल रहे हैं आपको 5% का लोन चाहिए क्या, फिर ले लो लोन। अब भी के अब भी रिव्यू करो, अपनी ईएमआई को सैलरी के 40% से ऊपर मत जाने दो। अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है कि अपन अदर इनकम दिखा देंगे, ये दिखा दे, अरे तो बैंक को लोन देने में क्या दिक्कत है यार, चुकाना तो तुमको है ना। तुम फिक्टिशियस इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा भी लोगे तो वो इनकम आने वाली थोड़ी है तुम्हारे पास। जो बैंक ने औकात तय कर रखी है उस औकात का लोन लो, अपनी औकात को बढ़ाकर बैंक को मत बताओ। और नहीं तो रात को सोने से पहले एक चिंता मेडिकल बिल की है तो दूसरी चिंता ईएमआई की है, अभी तीसरी चिंता पे तो मैं आया ही नहीं। सोने से पहले 2 मिनट की चिंता और हो गई, 2 मिनट की चिंता ये, 2 मिनट की चिंता ये, अब 2 मिनट की चिंता ये। और चिंता का क्या है, 2 मिनट की क्यों है, फिर अगर वो फ्लो चालू हुआ तो एंड फिल्म रुकनी नहीं है। तीसरी चिंता आ रही है भाई साहब, 70% लोग बिना सैलरी के सिर्फ 6 महीने या उससे कम टिक सकते हैं और 12% ऐसे लोग हैं जो 1 साल से ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। ये भी टाटा एआईजी का सर्वे कहता है अगर मेरी नौकरी आज चली जाए तो मैं कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगा। तो सर 70% लोग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने टिक सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकते। क्यों? क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स, आपका सोना, आपका इमरजेंसी फंड, इन दोनों ने खा लिया है। जो 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना था 3 महीने तक भी नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ दिस। ये ऐसी डाकिनी है कि इसको भी खा गई, मेडिकल इंश्योरेंस आप नहीं ले पाए क्योंकि आपकी ईएमआई बहुत ज्यादा है, ये इसको भी खा गई कि जो आपका इमरजेंसी फंड था वो भी खा गई। तो सबसे बड़ी डाकन तो ये है। इस पे तो मैं 3 घंटे बोल सकता हूं। ये आपको गुलाम बना देती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना ये वाला ना ये वाला, और इसकी तो छोड़ ही दो। सर अब करें क्या, सबसे पहले हेल्थ एक्शन प्लान लो, इसको 40% पे लाओ, 6 महीने की बजाय 12 महीने का क्या बनाओ, इमरजेंसी फंड, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी लेने में रिस्क लगे तो जॉब स्विच ओवर करने में 1 मिनट ना लगे, फटाक से रेजिग्नेशन दूं
15 दिन 30 दिन का नोटिस पीरियड दूं, दूसरी नौकरी ज्वाइन करूं। चिंता क्या है कि दूसरी नौकरी में गया और वहां नहीं जमा तो क्या करूंगा? तो दूसरी से तीसरी नौकरी पे शिफ्ट होने में जितना समय लगेगा उतने का इमरजेंसी फंड तो चाहिए ना बाबू। बनाओ। अरे यार ये नहीं होएगा अपने से, तो फिर जागते रहो, गोली लेते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डिप्रेशन में जाते रहो और एक दिन दुनिया से चले जाओ। नेक्स्ट, बुढ़ापे का क्या होगा? साठ साल की उम्र के करीब पहुंचे 75% भारतीयों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, और जिनके पास रिटायरमेंट प्लान है उनकी सेविंग्स भी टारगेट से 3.6 टाइम्स कम है। यह भी रिटायरमेंट रेडीनेस रिपोर्ट आई है अभी अभी। बताओ आप। अरे जो भारतीय 60 साल के हो गए उनके पास रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है, क्योंकि पीएफ से जो पैसा मिलेगा वो तो आगे आने वाले सालों का इमरजेंसी फंड हो जाएगा। कुछ लोगों के तो पीएफ भी नहीं है, उन्होंने पीएफ में से भी पैसा निकाल के आलीशान शादियों में खर्च किया है। बुलाओ अब उन मेहमानों को जो आपके यहाँ 3 दिन के शादी के उत्सव के कसीदे पढ़ के गए थे, बुलाओ अब उनको, वो करेंगे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। जिन रिश्तेदारों को आपने लोन दिया है बड़ा बनने के लिए, जिन्होंने आज तक आपको लोन नहीं चुकाया, इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि यहां लोन आपने किसी को दे दिया ना, तो वापस मांगने में जितनी शर्म आती है ना, उससे बड़ा कोई, मान लो आपकी दुनिया में, इस इंडिया में कोई और काम नहीं है। मतलब आज तक मैंने जितने लोगों को पैसे दिए ना, सर मुझे शर्म आ गई है उनसे मांगने में। आपके साथ भी यही हुआ होगा। चुकाने वाला तो बेशर्म है, शर्म तो मांगने वाले को ही आती है भाई साहब। अपने रिश्तेदारों की सहायता करके हमने उनके मकान बनवा दिए, उनकी दुकान बनवा दी, अपने पीएफ के पैसे से उनका भला कर दिया, ये सोचकर कि ये हमारा धर्म है। आपने तो अपना धर्म निभा दिया, अब वो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो बस नमस्ते। थोड़े से स्वार्थी बनिए, आपको अपने बुढ़ापे का खुद ही सहायता करनी होगी। 60 साल की उम्र के पहले आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो भाई साहब आप एक रिटायरमेंट प्लान अभी से चालू कीजिए। अगर आपकी उम्र अभी कम है तो आपको मजा आ जाएगा रिटायरमेंट प्लान होते होते। ओके, आगे क्या होगा भाई? ये 1 2 3 और 4, इन 4 चीजों ने मिलकर गोल्ड की प्राइस को 1,55,630 रुपए पर 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। क्योंकि जब भी चिंता होती है ना, तो आदमी इमरजेंसी फंड के लिए कौन क्या ले लेता है? लोन। तो मेरा जो पिछला एपिसोड था जिसमें मैं बता रहा था कि लोन की प्राइस नीचे जाएगी क्या, अरे जा ही नहीं सकती है। ये चिंताग्रस्त लोग जब भी कुछ होता है फट से जाके गोल्ड खरीदने की तरफ चले ही जाते हैं, और गोल्ड ही खरीद के रखा है, बाकी कुछ किया नहीं है। जिस दिन गोल्ड करेक्शन में चला गया, ये करेक्शन में चले जाएंगे। डाइवर्सिफाई करो अपने पूरी प्लानिंग को। खाली गोल्ड में पैसा लगा के क्या होगा? चिंता हुई, सोना खरीद लिया, अरे उससे क्या होगा? इमरजेंसी फंड बनाओ, हेल्थ कवर लो, इंश्योरेंस लो, गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बैलेंस में रखो। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही तुम्हारा सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। बीमारी के 12 लाख का बिल और गोल्ड जो तुमने 12 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज पैरिटी में नहीं बैठ रहे। ये 14% का इन्फ्लेशन से बढ़ता जा रहा है। वो 14% का रिटर्न देना दे रहा है, वो तो 2-3 साल की बात छोड़ दो, बाकी उतना कोई रिटर्न नहीं है। 8-10-11%, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। आज का लेक्चर बड़ा लंबा हो गया बिकॉज चिंताएं भी बड़ी लंबी थी।
पर मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कि भारतीयों की चिंता क्या है। और जब मैं यहाँ कह रहा हूँ 94%, 60%, 70%, 75%, 88%, तो देखने वाले में भी तो यही परसेंटेज है। तो आम आदमी को इस फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो आपको जगाता रहूंगा, मैं तो आपको डांटता रहूंगा, मैं तो आपको सीरियसली चिंताग्रस्त करता रहूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक हर भारतीय वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता। यही मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी रिवॉल्यूशन का उद्देश्य है, जिसके साथ मैं जमा पूंजी चैनल लेकर आया हूं। सभी को बताइए, जो भी चिंताग्रस्त है उसको बताइए, 20 मिनट तो दे दें इस चिंता को, ताकि ये चिंता दूर हो सके। नमस्ते।